राहुल गांधी ने अयोध्या से क्यों शुरू नहीं की न्याय यात्रा। अयोध्या से शुरू होती न्याय यात्रा तो बीजेपी को लगता है एक बड़ा झटका। मोदी सरकार को चुनौती दे पाएगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। राम मंदिर और न्याय यात्रा में किसे मिलेगा लोगों का ज्यादा समर्थन। राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस पार्टी में फिर से जान फूंकने के लिए जमीन पर उतरने वाले हैं। इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत को न्याय दिलाने वाली यात्रा शुरू करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार भी कुल 14 राज्यों के 85 जिलों में पैदल यात्रा करते हुए नजर आने वाले हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और राजस्थान से होकर गुजरने वाली है। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस बार राहुल गांधी लगभग 6200 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। इस बारे में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में ही भारत न्याय यात्रा निकाली जाएगी। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 14 जनवरी को इम्फाल से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वैसे इस बार कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद देश के लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय पर ध्यान केंद्रित रहने वाले हैं। मणिपुर से मुंबई तक 14 जनवरी से 20 मार्च तक भारत न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यहां काफी ज्यादा तरक्की के रास्ते पर लेते नजर आने वाले हैं। पहले के मुकाबले अधिक मजबूत करने की सोच लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं अब एक अहम सवाल यह भी सामने आ रहा है कि क्या राहुल गांधी अपनी यात्रा को अयोध्या से शुरू करते तो उनके लिए यह फायदेमंद साबित हो सकता था। दरअसल राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 1987 में राम मंदिर का ताला खुलवाया था। तो ऐसे में राहुल गांधी इस बात को लेकर लोगों के बीच जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके अपनी यात्रा को मणिपुर से शुरू करने का फैसला किया। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि राहुल गांधी ने मणिपुर से यात्रा शुरू करने का फैसला क्यों किया। असल में यात्रा का आगाज मणिपुर से करने का कारण कांग्रेस ने बताया था कि मणिपुर देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही पार्टी पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है, इसलिए इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की गई। याद दिलाते चले कि मणिपुर में बीते साल यानी कि 2023 में 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद से ही कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच हिंसा में 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि 60,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। यह भी एक कारण है कि कांग्रेस न्याय यात्रा के तहत देश के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जागरूक करती नजर आएगी। तो आइए अब इस मुद्दे पर अपने न्यूज रूम के साथियों से जानते हैं कि उनका इस पूरे मामले पर क्या मानना है। राहुल गांधी को अयोध्या से शुरू करनी चाहिए थी न्याय यात्रा। यूं तो नए साल का आगाज 1 जनवरी को हो गया है, लेकिन फिर भी जो देश के हर एक आम नागरिक का मानना है कि नए साल की शुरुआत 22 जनवरी से होगी, क्योंकि इस दिन 500 वर्षों का जो लंबा संघर्ष रहा उसका कहीं ना कहीं फल देशवासियों को मिलने वाला है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आखिरकार क्यों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा मामला है उसमें सिर्फ और सिर्फ चर्चा हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि 500 सालों का एक इंतजार
हर एक इंसान ने किया है। ऐसे में जिस तरीके से लगातार ये दिखाने की कोशिश तमाम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो शायद ये पल आता ही नहीं। लेकिन आखिरकार इस बात को क्यों बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है कि अपने अपने समय में सभी पार्टियों ने जो सत्ता में रही, हर तरह से, हर संभव तरीके से कहीं ना कहीं राम मंदिर बनाने या इस पूरे विवाद में अपना सहयोग देने की कोशिश की। क्योंकि जब बात राम मंदिर की, रघुनंदन की आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक भावना है और ये धर्म से परे है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही चाहते थे कि राम मंदिर बने, तो आखिरकार क्यों बार बार इसे धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है? क्योंकि अगर वाकई में ये सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ होता तो नेपाल में खुशियां नहीं मनाई जा रही होती जाहिर तौर पर। और अब सवाल ये भी लगातार बन रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी क्या अयोध्या आएंगे? क्या भारत न्याय यात्रा अगर अयोध्या से होती तो इसमें उन्हें लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होता? लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि गांधी परिवार भी जब सत्ता में रहा तो कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो मसला था उसमें हर तरह से सहयोग वो देते हुए नजर आए। राजीव गांधी के हाथों में जब सत्ता थी तो उन्होंने भी पूरी तरह से कोशिश की कि राम मंदिर को बनाया जा सके और उसके लिए हर मुमकिन प्रयास करते हुए नजर आए। फिर आखिरकार क्यों ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सोनिया गांधी अयोध्या आएंगी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या आएंगे या फिर राहुल गांधी अयोध्या आएंगे? क्या भारत न्याय यात्रा की शुरुआत अगर अयोध्या से होती तो इसका फायदा राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में होता? इसके लिए आपको समझने की जरूरत है अखिलेश यादव के उस बयान की कि भगवान सबके हैं और भगवान जिसे बुलाएंगे उसे आने से कोई अयोध्या रोक नहीं पाएगा। तो यहां पर इस चीज को समझने की जरूरत है कि आखिरकार क्यों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस पूरे कार्यक्रम को राजनीति से लगातार जोड़ा जा रहा है। और अगर राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा अयोध्या से करते हैं तो इसका फायदा या नुकसान देखने की जगह उस भावना को देखने और समझने की जरूरत है जिसके साथ भारत न्याय यात्रा की शुरुआत अयोध्या से होती। अयोध्या को लेकर इस तरह क्यों खामोश है कांग्रेस? राम मंदिर को लेकर सबकी नजरें टिकी है कांग्रेस पार्टी पर और विपक्षी दलों पर। क्या विपक्षी दल और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर के खामोश जानबूझ करके? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? क्या अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी जानबूझकर इस मामले पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है? हालांकि इन तमाम बातों के बावजूद भी कांग्रेस के बड़े नेता उदित राज का एक बयान आया, जिस बयान के बाद विवाद भी हुआ, उस पर चर्चाएं भी हुई। एक सवाल आपके जहन में यह भी होगा, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को जो निमंत्रण प्राप्त हुआ है राम मंदिर के उस भव्य कार्यक्रम में जाने का, क्या सोनिया गांधी वहां पहुंचेंगी? और अगर पहुंचती हैं तो उसका राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि सारा मामला वोट से जुड़ा हुआ है, सारा मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के इतनी ज्यादा उत्साहित इसलिए भी नजर आती है क्योंकि 80 के दशक से बीजेपी ने इसी मामले को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकी है और ये जाहिर सी बात है कि अब राम मंदिर के बन जाने के बाद भी उन्हें इसका राजनीतिक लाभ मिलता रहेगा और कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनौती आने वाले दिनों में और ज़्यादा जो गंभीर हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, अपने वोटर्स को ये बताना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले पर उनका पक्ष क्या है, क्या वो इसके साथ है, इसके विरोध में है या फिर इस पूरे मामले में न्यूट्रल स्थिति में है। क्योंकि निमंत्रण का मिल जाना साफ तौर पर बीजेपी ने उनको अपने पाले में फांस लिया है, एक तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं अब मजबूर कर दिया है कि वो इस पूरे मुद्दे पर अपने पक्ष को स्पष्ट ढंग से रखकर कहीं ना कहीं स्थिति को जो है पूरी तरीके से खोल करके बता दे। अगर वो नहीं पहुंचती तो आप सोचिए कि बीजेपी
बीजेपी को एक बना बनाया मुद्दा मिल जाएगा और बीजेपी इसको पूरी तरीके से भुनाती हुई नजर आएगी। जब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, जब विपक्षी दल कुछ नहीं बोलता है, तब भी इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को घेरते नजर आते हैं, रामद्रोही जो है कहते हुए नजर आते हैं और अलग अलग जो है लक़ब से नवाजते हैं उन्हें। और जब वो इस पूरे मामले पर बोलेंगे या फिर नहीं आकर के अपने उस जो है अंदाज को जाहिर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी इसको पूरी तरीके से लपकेगी और 2024 के चुनाव से पहले इस मामले को भुनाएगी भी। विपक्ष इस पूरे कश्मकश में अब फंस चुका है कि वो इस पे बोले या ना बोले। बोलते हैं तो बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ेगा, अपने वोट बैंक को जहन में रख करके बोलना पड़ेगा, क्योंकि ज़रा सी ज़बान फिसली तो आप इधर और उधर दोनों तरफ के नहीं रह जाएंगे। अगर आप इस पूरे मामले पर खुल करके बोलेंगे, विपक्ष के लोगों की अगर बात करें, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं नाराज होगा। और अगर नहीं बोलते हैं तो जो उनको एक उम्मीद है वोट बैंक के जुड़ने की, वो यहाँ पर जो है उनके हाथों से फिसल जाएगी। देखते हैं इस पूरे मामले पर कांग्रेस का रुख क्या देखने को मिलता है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर उससे पहले ही राजनीति लगातार गर्म है। पहले तो कहा जा रहा था कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी पूरा क्रेडिट यहां पर बटोर रही है, लेकिन अब जैसे जैसे विपक्षियों को यहां पर निमंत्रण मिल रहा है, कई विपक्षी तो यहां पर मना कर चुके हैं। यहां पर बात करें ममता बनर्जी की और भी कई कांग्रेस के नेता और टीएमसी के नेता राम मंदिर के कार्यक्रम में जाने के लिए इनकार कर चुके हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर अटकती है, जो इंडिया अलायंस का एक सबसे बड़ा घटक दल है। उनके नेताओं पर सबकी नजर होगी कि आखिर वो क्या फैसला लेंगे, क्योंकि निमंत्रण यहां पर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आ चुका है और उसके बाद अब ये फैसला उनको लेना है कि वो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि 22 तारीख को ये पूरा प्रोग्राम होना है। अगर नहीं जाते तो यहाँ पर हिंदू वोट बैंक का घाटा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी ने उनकी जो मार्केटिंग है, जिस तरीके से ये राम मंदिर को बीजेपी अपना बताकर या फिर जिस तरीके से राजनीति खेल रही है, तो सबका मन यहाँ पर उन्होंने मोह लिया और उसके बाद कहीं ना कहीं लगता है कि सभी यहाँ पर जुड़ रहे हैं और वोट बैंक बीजेपी का ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो ये वोट बैंक में कहीं ना कहीं अपने आप को शामिल करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी संभावना है कि वो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जा सकते हैं। और अगर यहाँ पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है उनसे खफा होंगे, यानी वोटों की राजनीति यहाँ पर चलेगी। और 22 तारीख की वो दिन होगा कि जहाँ पर हम कहेंगे कि ऑफिशियली अब जो है चुनावों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि वहीं से भाषणों का दौर और फिर इंडिया अलायंस भी लगातार अपने आप को मजबूत करने के लिए तैयारियां करना शुरू कर देगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा जो है निमंत्रण बन रहा है कि आखिर यहाँ पर निमंत्रण पर विपक्षी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। और इसी के बाद से ही जो है इंडिया अलायंस की क्या तैयारी रहेगी, इंडिया अलायंस किस तरीके से काम करेगी, वो चीज़ें रहेंगी। अगर यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको पहले पीएम उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था, अगर वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ इंडिया अलायंस के नेता ही मोर्चा उठा लेंगे। सबसे ज़्यादा संभावना यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लगती है, जिन्होंने यहाँ पर साफ तरीके से इनकार कर दिया। उसके बाद यहाँ पर नीतीश लालू जिस तरीके से नाराज हुए थे, उनका नाम सामने आने पर तो वो भी इस बात का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी लालू परिवार और नीतीश कुमार ने भी हामी नहीं भरी है कि वो राम मंदिर के कार्यक्रम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो राजनीति यहाँ पर चल रही है और ऐसे में फैसला कहीं ना कहीं अटक जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जाएंगी कि नहीं। और उसके बाद से ही यहाँ पर राजनीति एक नया मोड़ लेगी और 22 जनवरी के बाद हम देखेंगे कि राजनीति के कई रंग भी देखने को मिलेंगे। राम मंदिर और न्याय यात्रा में से किसे मिलेगा सबसे अधिक समर्थन? एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन तो दूसरी तरफ भारत न्याय यात्रा और तीसरी तरफ लोकसभा का चुनाव। क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां राहुल गांधी के जरिए भारत जोड़ो यात्रा का नाम बदलकर भारत न्याय यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या वहीं आपको बता दें कि जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, क्या उससे राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है? आखिरकार ये तमाम मुद्दे लोकसभा चुनाव के बीच में ही क्यों देखे जा रहे हैं? क्या इससे किसी पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आएगा? एक तरफ अगर भारत न्याय यात्रा की बात
बात करें तो राहुल गांधी 14 जनवरी से इस न्याय यात्रा को निकालेंगे, 14 राज्यों में जाएंगे और 20 जनवरी को ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। इस यात्रा की बात करें तो सबसे पहले ये मणिपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और महाराष्ट्र में इस यात्रा को समापन करेंगे। लेकिन इसी बीच में देखा जाए तो राहुल गांधी कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश भी पहुंचे और उत्तर प्रदेश पहुंचने में तमाम अपनी ताकत को झोंक दें, क्योंकि अगर भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा करें तो सबसे ज्यादा राहुल गांधी ने अपनी मजबूती उत्तर प्रदेश में ही दिखाई थी। उत्तर प्रदेश में तमाम जनताओं को साधने की कोशिश की थी, जिसके जरिए महिलाओं की बात करें तो वो भी राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए सड़कों पर आ गई थी। यहाँ पर एक तरीके से युवाओं की बात करें तो वो भी राहुल गांधी के समर्थन में देखे गए थे। कई ऐसे लोग भी सड़कों पर आए जो राहुल गांधी को अपनी समस्याएं बताते हुए दिखाई दिए गए। कई ऐसे भी आए जो नौकरी से परेशान थे, जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही थी। अल्पसंख्यकों की बात करें तो वो भी राहुल गांधी से जुड़ते हुए नजर आए। हजारों लाखों लोगों ने उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को सराहा और उनके साथ कदम के साथ कदम मिलाकर चलते हुए देखे गए। लेकिन खामियाजा फिर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। राहुल गांधी अपनी छवि तो सुधार लेते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा पाते जो भारतीय जनता पार्टी पहुंचाती हुई नजर आ रही है। अब राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होगा, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा ली जाएगी और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं फायदा इस बार लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अगर धर्म की बात करें तो सभी लोग यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आने भी वाले हैं। और इसका फायदा ना सिर्फ एक हिंदुत्ववाद चेहरे को लेकर देखा जाएगा, बल्कि कई और समुदाय के लोग भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए देखे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इन दोनों के बारे में सोचा जाए तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा? 30 अक्टूबर 1990 वो तारीख जब अयोध्या में हनुमानगढ़ी की ओर हजारों की संख्या में कार सेवक बढ़े आ रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। लेकिन कार सेवक ऐसे थे कि वो बढ़े चले आ रहे थे और उन्हें रोकना लगभग नाकाम साबित हो रहा था। ऐसे में लखनऊ से फोन बजता है और फोन पर यही सुनाई देता है कि फायर। बस फिर क्या था, इतने में गोलियां दाग दी जाती हैं और कई कार सेवक एक के बाद एक वहां पर धड़ाम होते मरते चले जाते हैं। लेकिन ये सब यहीं तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद तारीख आई 2 नवंबर 1990। कुछ ऐसा ही दिन था, नए और भी कार सेवक आए थे जो 2 दिन पहले हुए गोलीकांड में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और यहां पर जो प्रदर्शन था वो उग्र होता जा रहा था। लिहाजा उस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा को जो सुरक्षा के इंतजाम थे उन्हें और भी ज्यादा बढ़ाया। लेकिन प्रदर्शन का जो उग्र होना था वो इतना ज्यादा बढ़ चुका कि पुलिस को एक बार फिर से लखनऊ से वही फोन बजता है और फोन से वही आवाज आती है और वही निर्देश दिया जाता है कि गोलियां दाग दो। उसके बाद यहां पर गोलियां दाग दी जाती है और 2 नवंबर 1990 का वो दिन जब यहां पर अयोध्या में गोलीकांड होता है, जिसमें कई कार सेवकों की मौत हो जाती है और इसका आंकड़ा आज तक भी साफ तौर पर पूरी तरीके से सामने नहीं आ सका। इसके बाद तारीख आती है 6 दिसंबर 1992, जब एक बार फिर से यहां पर कार सेवक अयोध्या में बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ते हैं और आखिरकार उसका विध्वंस कर देते हैं। इसके बाद क्या था, तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश और राजस्थान यानी 4 राज्यों से बीजेपी की सरकारों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद से ही लगातार बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को और भी ज्यादा उठाया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा ये बातें कही गई कि हमने अपनी 4 सरकारें गंवाई हैं सिर्फ श्री राम को विराजमान कराने के लिए। हमारी 4 राज्यों से सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि हम राम के नाम पर चल रहे थे। ऐसे में जिस तरह से अब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंगने के लिए बीजेपी जुट गई है और पूरी कवायद में है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम मंदिर और श्री राम के नाम पर वोटों को जितना ज्यादा हो सके अपनी पाले में कर लिया जाए। ऐसे में यहां पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी अब
यहाँ ये पूरी तरीके से चाहती है कि जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, उसके बाद लोकसभा चुनावों में बीजेपी इसको पूरा मुद्दा भी बनाए और इसके जरिए जो मुख्य रूप से बीजेपी का कोर वोटर यानी कि हिंदू वोटर जो रहे हैं बीजेपी के, वो एकजुट हो और एकजुट होकर के भारी से भारी संख्या में 24 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष के खिलाफ जाकर बीजेपी का चयन करते नजर आए। फिलहाल कहना गलत नहीं होगा कि अगर राहुल गांधी अयोध्या से अपनी न्याय यात्रा शुरू कर दे तो हिंदू वोट बैंक में वो बड़ी सेंधमारी कर सकते थे। खैर देखना होगा कि राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।